हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इससे पहले बच्चों इस चैप्टर में हम कोलरॉस लॉ पढ़ चुके हैं, जहां पर हमने देखा था किस तरीके से अगर आपके पास किसी मॉलिक्यूल का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पता है तो किस तरीके से इंडिविजुअल का आप उस इंडिविजुअल को उससे रिलेट कर सकते हो, या फिर इंडिविजुअल का आपको पता हो तो किस तरीके से एक पर्टिकुलर एज अ होल मॉलिक्यूल का आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, सो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। जब हम कोलरॉस लॉ से आगे बढ़ते हैं और हम ये देखते हैं कि बेसिकली अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्या प्रिविलेज एक्स्ट्रा देता है, तो क्या होता है बच्चों, जब भी कोई इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन हो रहा होता है तो उसमें कंटिन्यूसली क्या होता है, करंट पास हो रहा होता है, और उस करंट के चक्कर में क्या हो रहा होता है, कुछ मास किसी इलेक्ट्रोड पे किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का हमेशा डिपॉजिट होता रहता है। तो अगर आपको कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपको ये बोले कि मैंने अगर इतना करंट पास किया तो कितना मास डिपॉजिट हुआ, अगर इतना मास डिपॉजिट हुआ तो कितना करंट पास किया होगा, इस तरीके के क्वेश्चन जो भी है वो आप किसके हेल्प से कर सकते हो बच्चों, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। बच्चों फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की बात करेंगे तो टोटल हमें 2 लॉ पढ़ने हैं। फर्स्ट लॉ यहाँ पे मैंने लिख रखा है, सेकंड लॉ इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो आज हम दोनों लॉ पढ़ेंगे, दोनों के कुछ क्वेश्चन समझेंगे सो दैट कि आपको समझ आए कि इसको एक्चुअली किस तरीके से एप्लीकेशन इम्प्लीमेंट किस तरीके से करना है इन सारे थ्योरी को क्वेश्चंस में। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में फर्स्ट लॉ की बात करता हूं तो सबसे पहले मैं इसका जो भी डेफिनेशन है आप साथ के साथ नोट कर लेना, वीडियो पॉज करके पहले नोट कर लो, देन समझो, या जैसे भी पहले समझ लो फिर नोट करना पॉज करके, आपकी मर्जी है। तो बोलता क्या है फर्स्ट लॉ कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू इलेक्ट्रोलाइट, आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का सेटअप है, वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट होता है, NaCl मोल्टन NaCl हो सकता है, एक्वस NaCl हो सकता है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है, H2SO4 हो सकता है। तो जब इलेक्ट्रोलाइट से इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है, इलेक्ट्रोड्स अगर आप उसको जोड़ देते हो तो उससे क्या होता है, करंट पास होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होने की वजह से। तो जब करंट पास हो रहा होता है और इलेक्ट्रोलाइटिक जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है उसके थ्रू वो करंट पास होता है, तो हमें पता है कि जब ये रिएक्शन हो रहा होता है तो बच्चों क्या होता है, किसी इलेक्ट्रोड पे मेटल डिपॉजिट हो रहा होगा, है ना। तो द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज प्रोपोर्शनल टू करंट पास्ट। वो ये कहता है, सिंपल सा लॉ है फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, कि आप जितना ज़्यादा करंट पास करोगे, सिंपल सी चीज़ है। जब मैं बोलता हूँ जितना ज़्यादा करंट पास करूँगा, इसका क्या मतलब बच्चों, कि जितनी ज़्यादा देर तक वो रिएक्शन हो रहा होगा, है ना। आपके पास कोई इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसमें करंट आपने ज़्यादा देर तक पास किया तो रिएक्शन भी ज़्यादा देर तक होगा, ज़्यादा देर तक रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट भी ज़्यादा बनेगा, है ना। तो इसीलिए कि जब आप एक सर्टेन टाइम तक करंट पास करते हो तो उसी प्रोपोर्शन में जितना ज़्यादा आपने क्या करा है, करंट पास किया, जितना ज़्यादा देर तक आपने करंट पास किया है उसी के प्रोपोर्शन में उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पे मास डिपॉजिट होता है एलिमेंट का। दिस इज़ वेरी सिंपल। तो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज़ पास थ्रू इलेक्ट्रोलाइट, जब इलेक्ट्रोलाइट से कोई इलेक्ट्रिक करंट पास होती है, the amount of substance deposited is proportional to amount of current passed। जितना ज़्यादा आपने करंट पास किया होगा उतना ज़्यादा आपका क्या होगा, वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के पास मेटल डिपॉजिट होगा। ओके, अगर आप इसका न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन पे आते हो तो सिंपली क्या बोलता है कि जो वेट डिपॉजिट हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके बच्चों, Q इक्वल्स टू चार्ज। अगर चार्ज की यूनिट पूछे जाए तो आपसे तो आंसर इज कूलम। ओके, ये चार्ज की यूनिट क्या होती है बच्चों, कूलम होती है। तो अगर आपको पता है 10th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है कि Q इक्वल्स टू क्या होता है, IT, दैट मीन्स करंट इनटू टाइम। तो चार्ज इक्वल्स टू क्या होता है, करंट इनटू टाइम। तो मैंने बोला कि जो मेरा वेट डिपॉजिट होगा वो प्रोपोर्शनल किसके होगा, I इंटू टी के। और जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाता हूँ तो मैंने एक कॉन्स्टेंट लगाया Z, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ओके, इसका मतलब सिंपल है कि जो बच्चों वेट डिपॉजिट होता है वो किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इंटू I इंटू टी। तो सपोज करो कि मेरा करंट जो है वो 1 एम्पियर है और जो टाइम था वो 1 सेकेंड पास किया मैंने, तो इस केस में W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Z। तो मैं बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वो वेट डिपॉजिटेड है जब मेरा करंट 1 एम्पियर था और उसको मैंने 1 सेकेंड के लिए पास किया। समझ में आई। तो अगर आपको कांस्टेंट का डेफिनेशन बताने को आ जाए तो आप इस तरीके से बता सकते हो। नाउ एक और चीज़ आपसे पूछा जाता है कि अगर आपसे यूनिट पूछी जाए, सपोज फैराडे। अब कई बार क्या होता है कि जब भी इसके क्वेश्चन कर रहे होगे ना तो आपको एक टर्म मिलेगा 1 फैराडे। आपको क्या मिलेगा, 1 फैराडे।
एक यूनिट मिलेगी 1 फैरेडे। आपसे पूछा जाएगा 1 फैरेडे क्या होता है, तो बहुत सिंपल है, 1 फैरेडे बच्चों वो चार्ज होता है जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे होता है। क्या बोला मैंने? बहुत सिंपल है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसको आप क्या बोलते हो? 1 फैरेडे। 1 फैरेडे वो चार्ज है जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे होता है। अच्छा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल का कितना मतलब हो गया बच्चों? एवोगैड्रो नंबर 6.022 या 6.023 इंटू 10⁻23। तो ये आपका एवोगैड्रो नंबर हो गया, 1 मोल हो गया। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसी को आप क्या बोल रहे हो? 1 फैरेडे। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन इतना ही होगा नंबर में, और सब पे चार्ज कितना होगा बच्चों? 1.6 इंटू 10⁻19। मेरे को चार्ज से मतलब है, साइन से नहीं। तो 1.6 इंटू 10⁻19 ये चार्ज है। जब इसको मल्टीप्लाई करते हो ना तो बच्चों एक्चुअली में 496487 कूलम के आसपास आता है, लेकिन कैलकुलेशन इजी करने के लिए आप देखोगे लगभग हर क्वेश्चन में 96500 कूलम को लेके रखते हैं। तो एक बार अगर मैं आपको रिवाइज करूं कि फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, तो वो सिंपली बोलता है कि किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से जितना ज़्यादा करंट पास कर रहोगे आप, उतना ज़्यादा आपका मेटल डिपॉजिट होगा किसी इलेक्ट्रोड पर। बहुत सिंपल, आप जितनी ज़्यादा देर तक रिएक्शन कर रहोगे उतना ही ज़्यादा मेटल डिपॉजिट होगा आपके किसी इलेक्ट्रोड पे। उसको जब आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखना चाहते हो तो आप बोलते हो कि वेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू चार्ज, मतलब जितना चार्ज आपने सर्किट से पूरे सिस्टम से पास किया उतना ही ज़्यादा वेट डिपॉजिट होगा। और वहाँ से मैं फार्मूला निकालता हूँ, दैट इज़ वेट डिपॉजिटेड इक्वल्स टू Z इंटू आई इंटू टी। जेड मेरा कॉन्स्टेंट है जिसको मैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलता हूँ, और उसको अगर डिफाइन करना हो तो सिंपल है कि आप I और T को 1 1 रख देते हो। I आपका करंट है तो 1 एम्पियर रख दिया, टाइम मेरा T है, टाइम मेरा, तो उसको मैंने 1 सेकंड रख दिया। जब सिंपली मैंने इनको मल्टीप्लाई करा तो ये 1 1 है, ये ख़त्म हो गया आपका, तो Z किसके बराबर आ गया? वेट के बराबर। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z वो वेट डिपॉजिटेड है जब मेरा करंट 1 एम्पियर था और टाइम 1 सेकंड मैंने पास किया। एंड लास्ट में मैंने बताया कि इन जब क्वेश्चंस को कर रहे होगे ना तो आपको ये पता चलेगा कि 1 फैराडे एक यूनिट होती है, बेसिकली चार्ज की आप बोल लो, बट वो कैसे डिफाइन करते हैं उसको तो हमेशा याद रखना। 1 फैराडे वो चार्ज होती है जो आपका 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे होता है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड इनटू आपका जो 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। आप मल्टीप्लाई करते हो तो 96487 अप्रॉक्सीमेटली आता है, लेकिन आप कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कितनी ले लेते हो? 96500। आई होप बच्चों आपको समझ आया होगा फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है। अब क्वेश्चन है कि थ्योरी तो समझ आ गई, इसको न्यूमेरिकल में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, किस तरीके से इस चीज़ को यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल करने के लिए। तो देखो बहुत सिंपल है बच्चों, कुछ क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन है, मैं वो कुछ बताता हूँ और कुछ सिंपल एग्जांपल लेके आपको बताऊंगा कैसे आप अप्रोच करते हो हमेशा इन क्वेश्चंस को। तो सिंपल है, क्वेश्चन बोलता है बच्चों कि आपके पास CuSO4 है, इलेक्ट्रोलाइट आपके पास CuSO4 है, बोलता है कि 10 मिनट तक टाइम दे दिया आपको, 10 मिनट तक मैंने करंट पास किया, एंड एम्पियर में करंट की वैल्यू जो बच्चों है I इक्वल्स टू 1.5 एम्पियर है। टाइम दे दिया 10 मिनट एंड करंट की वैल्यू 1.5 एम्पियर। आपसे बोला गया है बताओ कितना कॉपर डिपॉजिट होगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है कि कितना कॉपर डिपॉजिट होगा। अब देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो ये सिंपल फर्स्ट लॉ ऑफ आपका फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से करना है, सिंपल। तो अगर आप बात करते हो तो सिंपल सी चीज़ है, आप इसको ब्रेक करो। ठीक है, CuSO4 जब ब्रेक होगा तो Cu2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस, ये तो आपको पता है। और आपको क्वेश्चन में बोला गया कितना कॉपर डिपॉजिट होगा ये बताओ। ठीक है, आपको ये बताया गया है, पूछा गया है कि कितना कॉपर डिपॉजिट होगा। तो जो भी चीज़ दे रखी हो बच्चों सबसे पहले तो उसको ब्रेक करो, और आपको पता चल गया कि जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया कि कितना कॉपर डिपॉजिट होगा, तो कॉपर के देखो कॉपर पे कितना चार्ज है Cu2 प्लस। अभी सिंपल सी चीज़ बच्चों, एक चीज़ पता है मेरे को, एक कॉपर आयन के लिए, सिंपल एक कॉपर आयन के लिए, 1 मोल की बात छोड़ो, एक कॉपर आयन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तब जाके वो कॉपर सॉलिड बनेगा, और जब ये बनेगा तभी डिपॉजिट होगा, क्योंकि ये तो आयनिक फॉर्म हो गई ना उसकी, डिपॉजिट होने के लिए उसको सॉलिड फॉर्म चाहिए, है ना। तो दैट मीन्स कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन है तो जो भी जिसको आपको डिपॉजिट करने की बात कही गई है उसको देखो कि एक अकेले के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है।
तो 2 प्लस चार्ज है, तो एक अकेला कॉपर आयन को आपको सॉलिड बनने के लिए, आयन से सॉलिड में कन्वर्ट होने के लिए कितना चाहिए बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज चाहिए। तो जब एक को 2 चाहिए तो आपसे पूछा गया है कि टोटल बताओ कितना डिपॉजिट होगा। तो सिंपल सी चीज़ है, मैं इसको मिटाता हूँ। मेरे को पता है कि अगर मेरे को एक कॉपर के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो सिंपल सी चीज़ है, एक मोल कॉपर आयन के लिए कितना चाहिए होगा बच्चों? आप समझ रहे हो क्वेश्चन क्या है कि अगर एक कॉपर के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो सबसे पहले आप ये कैलकुलेट करो एक मोल के लिए। तो जब एक के लिए 2 चाहिए तो 2 के लिए 4 चाहिए होगा, तो एक मोल के लिए कितने चाहिए होंगे? 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, हाँ या ना? अगर मेरे को पूरा 1 मोल कॉपर को डिपॉजिट कर देना है तो मेरे को कितना चार्ज चाहिए होगा बच्चों? 2 मोल इलेक्ट्रॉन का। अच्छा, मेरे को पता है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे 96500 इतना कूलम चार्ज होता है, तो 2 पे कितना हो गया? 2। तो मैं सिंपली ये भी बोल सकता था कि अगर एक कॉपर आयन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 1 मोल कॉपर आयन के लिए 2 फैराडे चार्ज चाहिए होता है। सिंपली जितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना उतना टाइम्स फैराडे कर दो, 3 होगा तो 3 फैराडे, खाली 1 इलेक्ट्रॉन होता तो 1 फैराडे करते हैं हम। तो इसका सिंपल मतलब हुआ कि अगर मेरे पास 2 मोल मतलब 1 मोल कॉपर के लिए, एक कॉपर के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, तो 1 मोल कॉपर के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब इतने कूलम, क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 फैराडे होता है, 1 फैराडे में 96500 होता है, तो 2 में कितना हो गया? इंटू 2 कर दोगे। इतना चाहिए होगा कितना? 1 मोल कॉपर को डिपॉजिट करने के लिए। तो क्वेश्चन है कि 1 मोल कॉपर कितना होता है, आपको ये पता होना चाहिए, 63 ग्राम। हाँ, या तो क्वेश्चन में ये गिवन होगा या आप 30 तक क्या करो, 1 से लेके 30 तक एटॉमिक नंबर भी और एटॉमिक मास याद करके रखो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो अगर आपको पता चल गया कि 63 ग्राम को डिपॉजिट करने के लिए इतना चार्ज चाहिए था, तो क्वेश्चन है कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितना डिपॉजिट होगा अगर मैंने उतनी देर करंट पास किया, 10 मिनट करंट पास किया और 1.5 एम्पेयर मेरा करंट था। तो सिंपल सी चीज़ है, मेरे को पता चल गया कि Q इक्वल्स टू IT होता है, ये तो हमने पढ़ लिया था। आपका Q, ये जो करंट है 1.5 एम्पेयर दिया, टाइम कितना बच्चों? 10 मिनट का मतलब सेकंड्स में कितना होता है? 10 × 60 मतलब 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 600 सेकंड हो गया, है या ना? तो इसको जब बच्चों मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका? ये 900 कूलम आ गया, है या ना? ये क्या हो गया आपका? 900 कूलम आ गया। तो सिंपल सी चीज़ है, क्वेश्चन ये पूछना चाहता है कि जब इतने कूलम के लिए इतना डिपॉजिट होगा, तो मैं बोलता हूँ कि 1 कूलम के लिए कितना डिपॉजिट होगा बच्चों? 63 डिवाइडेड बाई 2 × 96500 इतना। और अगर आपसे 900 कूलम की बात करी गई तो 900 कूलम के लिए कितना होगा? 63 × 900 डिवाइडेड बाई 2 × 96500, तो इतना ग्राम डिपॉजिट हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लोगे तो यही आंसर आ जाएगा। आई होप बच्चों आपको समझ आया कि ये किस तरीके से करना है, हाँ है ना? मैं एक आधे क्वेश्चन और बताता हूँ जिससे आपको और क्लैरिफाई हो जाएगा कि किस तरीके से करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। अगर फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से क्वेश्चन आए, तो क्वेश्चन आपके लिए सिंपल ऐसा भी हो सकता है कि बताओ मेरे को ऐसे कि सपोज NaCl है आपके पास, ठीक है, आपके पास NaCl इलेक्ट्रोलाइट है। आपसे पूछा गया है कि मैं कितने, अगर मेरे को सपोज करो कि 46 ग्राम Na डिपॉजिट करना है तो कितना करंट पास, कितना चार्ज पास किया होगा, ठीक है, Q की वैल्यू कितनी होगी, कितना चार्ज पास किया होगा। सिंपल ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो सिंपल देखो किसकी बात करी गई है? सोडियम की बात करी गई। सोडियम को अलग करोगे तो Na+Cl- होगा, तो एक सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तब जाके वो सोडियम सॉलिड बनता है, हाँ या ना? तो दैट मीन्स एक सोडियम के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 मोल सोडियम के लिए कितना चाहिए होगा? 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। 1 मोल इलेक्ट्रॉन ही 1 फैराडे होता है। तो सिंपल सी चीज़ है कि 1 मोल फैराडे चाहिए होगा 1 मोल सोडियम के लिए। और ऑब्वियस सी बात है 1 मोल सोडियम 23 ग्राम होता है, तो 23 ग्राम के लिए 1 फैराडे चार्ज चाहिए। आपको बोला 46 ग्राम डिपॉजिट करना, तो जब डबल डिपॉजिट करना है तो मेरे को 2 फैराडे चार्ज चाहिए होगा। आंसर इसको 96500 से मल्टीप्लाई कर लो, उतना कूलम आ जाएगा। कई बार क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपको ये बोल देता कि चलो ठीक है,
आपने ये कैलकुलेट कर लिया, आपको बोल दिया कि मैंने इतनी देर इतने टाइम तक करंट पास किया था, ठीक है, तो एम्पियर की वैल्यू मतलब करंट की वैल्यू बताओ, इतने टाइम तक मैंने करंट पास किया था तो करंट की वैल्यू बताओ। तो आपको पता है चार्ज आ गया, इसको Q इक्वल्स टू आई इंटू टी से, आपको Q इक्वल्स टू आई टी से मल्टीप्लाई करना है। अभी टाइम पता है तब भी करंट निकल जाएगा, करंट पता है तो टाइम निकल जाएगा। तो वाइस वर्सा कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग किस तरीके से बनी है। सिंपल सी चीज़ है। एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। आपसे सपोज बोला कि AlCl3 है, इसमें बताओ 1 मोल एल्युमिनियम डिपॉजिट होने के लिए कितना करंट चाहिए। 1 मोल एल्युमिनियम की बात बोलिए, सिंपल, मेरे को अगर पता है एक AlCl3 है, इसको डिवाइड अलग अलग करूंगा तो Al3 प्लस प्लस 3Cl माइनस, मेरे को एल्युमिनियम की बात करी गई है। तो एक एल्युमिनियम 3 प्लस को मेरे को अगर सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, तब जाके एल्युमिनियम सॉलिड बनेगा, वो है ना। तो इसका सिंपल मतलब हो गया कि जब एक के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 1 मोल, क्वेश्चन में बोला कि 1 मोल एल्युमिनियम डिपॉजिट करने के लिए कितना चाहिए होगा, तो आंसर हो जाएगा सिंपली 3 फैराडे। एक के लिए 3 इलेक्ट्रॉन तो 1 मोल के लिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन, 3 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब सिंपली 3 फैराडे हो गया। तो आई होप बच्चों आपको समझ आएगा कि किस तरीके से आपका फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के क्वेश्चन कर सकते हो। नाउ हम सेकंड पे आते हैं, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई क्वेश्चन आते हैं। और बच्चों अभी कुछ क्वेश्चंस अभी हम कर रहे हैं जब एक्सरसाइज, जैसे एज पार्ट ऑफ, जैसे मैंने सेकंड चैप्टर जो सॉल्यूशंस है उसका एक वीडियो बचा हुआ है जहाँ पे मैं लास्ट 31 से लेके 42 43 जितने भी क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन लेके आऊँगा। तो मेरा सॉल्यूशन का पूरा एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगा, उसकी सारी वीडियोज़ आ चुकी होंगी। देन मैं स्टार्ट करूँगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जितने भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ना, बीट कॉलर लॉ हो गया, उससे पहले लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, या फिर आप जो अभी करंट टॉपिक पढ़ रहे हो आप फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, सबके जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं सबको सॉल्व कराऊंगा। तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आप टॉपिक से रिलेट कर पाओ थ्योरी से। फाइनली जब एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको और अच्छे तरीके से क्लियर होगा कि किस क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना है। नाउ कमिंग बैक टू बच्चों फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो हम सेकंड लॉ पे आते हैं, ठीक है। सेकंड लॉ को समझने के लिए बच्चों सिंपल है कि आप सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि आपको डेफिनेशन लिखा देता हूँ, आप साथ के साथ डेफिनेशन नोट कर लो। एक बार आपने डेफिनेशन नोट कर लिया, देन आपको मैं क्या करता हूँ कि उसको आपको एक एक करके ढंग से समझाता हूँ, ठीक है। तो ऐसा है, डेफिनेशन साथ में लिखना, व्हेन सेम अमाउंट ऑफ करंट इज पास्ड through, when same amount of current is passed through different electrolytes connected in series, then the amount of mass deposited will be proportional to their equivalent weight. When same amount of current is passed through different electrolytes connected in series, then the amount of mass deposited will be proportional to their equivalent weight. क्या मतलब है बच्चों? देखो सपोज करो एक आपके पास ये है, एक आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे, एक इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे। अभी आपने इन सबको सीरीज़ में कनेक्ट कर रखा है। जब सीरीज़ में आप बोलते हो तो आपके पास बेसिकली आपके पास इस तरीके से आपने है, यहाँ पे आपके पास इस तरीके से आपने कनेक्ट कर रखा है, ठीक है बच्चों। इस तरीके से जब आपने कनेक्ट कर रखा है तो सिंपली आप ये प्लस ये माइनस हो गया तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये सारे के सारे आपके क्या हो गए, सीरीज़ में कनेक्ट हो गया। अब ये कुछ भी हो सकता है, H2SO4 हो गया, सपोज NaCl हो गया आपका, आप इसमें कुछ भी MgCl2 कुछ भी ले लो, ठीक है। तो दैट मीन्स आपके पास इलेक्ट्रोलाइट्स है, ओके, आपने उनको सीरीज़ में कनेक्ट कर रखा है और ऑब्वियसली जो करंट ऊपर से पास हो रहा होगा सारा करंट सबके लिए सेम होगा। तो क्या बोला गया है कि व्हेन सेम अमाउंट ऑफ करंट, क्या बोला गया है, सेम अमाउंट ऑफ करंट। तो एक ही सर्किट है तो सेम अमाउंट ऑफ करंट ही होगा। इज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सारे डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्ट कर रखा है।
एक का नेगेटिव दूसरे का पॉजिटिव टर्मिनल्स मतलब जुड़े हुए हैं, तो दैट मीन्स ये सीरीज में जुड़ा हुआ। द अमाउंट ऑफ मास डिपॉजिटेड, जो भी मास डिपॉजिट हो रहा होगा सबका, ठीक है, विल बी प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट, वो उनके इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल होगा जिसका भी आप कैलकुलेट करने जा रहे हो। अब मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, इसको सबसे पहले पॉज करके नोट कर लेना। मेन चीज़ यही है कि थ्योरी आपको अगर अच्छे से समझ आई है तो आप न्यूमेरिकल में इंप्लीमेंट कर सकते हो। कई बार क्या होता है, न्यूमेरिकल में इंप्लीमेंट करने के बाद थ्योरी की अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनती है आपकी। तो अभी मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से उसको इस चीज़ को अप्रोच करना होता है। और बहुत सारे क्वेश्चन जो पेंडिंग है वो ऑब्वियसली एज अ पार्ट ऑफ एक्सरसाइज वाला जो वीडियो आएगी उसमें मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर करूँगा। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको कराने की कोशिश करूँगा सो दैट कि आपको क्लियर हो जाए कि कैसे ये चीज़ सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट लॉ आपने देख लिया, फर्स्ट लॉ के क्वेश्चन कैसे करते हैं। आप कुछ 5-7 क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी में उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करोगे और अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी। एंड देन जो सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ सिंपली कहता है कि अगर सेम अमाउंट ऑफ करंट पास की गई है, अगर डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट है जो कनेक्टेड इन सीरीज है, तो जो मास डिपॉजिट होगा वो उनके इक्विवेलेंट मास के प्रोपोर्शनल, इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल होगा। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है वो अभी हम देखते हैं, क्वेश्चन करेंगे तो आई होप आपने इस चीज़ को नोट किया होगा। मैं इसको मिटाता हूँ और क्वेश्चन कराता हूँ। और ये जो क्वेश्चन बच्चों मैं करा रहा हूँ ना, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कई बार तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी ये क्वेश्चन आ रखा है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस ये है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है वो देखने वाली चीज़ होती है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि बच्चों आपके पास ZnSO4 है, आपके पास AgNO3 है, एंड देन बच्चों आपके पास CuSO4 है। ये सारे सीरीज़ में, मतलब बेसिकली क्वेश्चन में आपको बिल्कुल पढ़ोगे तो आप कन्विंस हो जाओगे कि सेकंड लॉ का क्वेश्चन है, ठीक है। बोला गया है कि ये 1.45 ग्राम डिपॉजिट हुआ, ठीक है, कुछ करंट पास किया गया है जिससे ये 1.45 ग्राम डिपॉजिट हुआ है। तो दो क्वेश्चन है कि ये कितना ग्राम डिपॉजिट हुआ होगा, x ग्राम y ग्राम, और कितने टाइम तक मैंने करंट पास किया था, ठीक है। बेसिकली ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो बोला गया है कि 3 आपके पास होंगे, आपके पास ZnSO4 है, आपके पास AgNO3 है और आपके पास CuSO4 है, ठीक है। ये सीरीज़ में लगे हुए हैं इस तरीके से और एक करंट पास हो रही है। आपको बताना है कि अगर ये 1.45 ग्राम डिपॉजिट हुआ है तो बताओ ये बाकी सारी चीज़ें कितनी डिपॉजिट हुई होंगी। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि सेकंड लॉ क्या कहता है कि जो वेट हमेशा डिपॉजिट होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, इक्विवेलेंट मास के, इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका सिंपल मतलब है कि सबसे पहले इक्विवेलेंट मास होता क्या है, तो इक्विवेलेंट वेट की बात करोगे तो वो मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या होगा, जितने आयंस इसको चाहिए न्यूट्रलाइज होने के लिए। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इनका प्रोपोर्शन निकालता हूँ इक्विवेलेंट मास का। अब देखो जिंक हो गया आपके पास, सिल्वर हो गया आपके पास, कॉपर हो गया। तो सिंपली देखो क्या करो, जिंक का जो मास है दैट इज 65, ठीक है। 65 Zn पे कितना 2 प्लस चार्ज होता है तो नीचे 2 आ जाएगा, ठीक है। दिस रेशियो सिल्वर का 108 होता है, सिल्वर पे Ag प्लस होता है तो 1 ही होता है, एंड कॉपर 63 होता है, फिर दोबारा कॉपर पे 2 प्लस होता है तो 2 हो गया। तो बच्चों ये क्या हो गया, इसका रेशियो हो गया इक्विवेलेंट मास का, ठीक है। ये रेशियो होगा इसके इक्विवेलेंट मास का। तो हमने बोला कि जो वेट डिपॉजिट होता है वो उसी के प्रोपोर्शनल होता है ना। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो कि जब 108 के लिए ये इतना डिपॉजिट होता है, समझ रहे हो, 65 डिवाइडेड बाई 2 करूँ तो कितना हो जाएगा 32.5। अगर मैं जिंक निकालना चाहता हूँ तो 32.5 प्रोपोर्शनल 108। तो इसका मतलब है कि अगर ये 108 ग्राम डिपॉजिट होता तो ये 32 ग्राम डिपॉजिट होता। क्वेश्चन सिंपल है आपके पास कि ये 1.45 ग्राम डिपॉजिट हुआ है तो ये कितना डिपॉजिट हुआ होगा, हाँ या ना। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 0.43 ग्राम्स। आप सिंपल मैथ्स है ना, आपको पता है कि ये इस रेशियो में ही होगा। मतलब आपको सेकंड लॉ ने क्या बोला कि जो इनका इक्विवेलेंट मास का प्रोपोर्शन होगा उसी प्रोपोर्शन में वेट डिपॉजिट होगा। एक का वेट बता दिया। तो सिंपल सी चीज़ है कि अगर मेरे को पता है 108 डिवाइडेड बाई 1, 65 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 32.5 रेशियो 108 हो गया। तो दैट मीन्स अगर ये 108 ग्राम डिपॉजिट होगा तो ये 32.5 ग्राम डिपॉजिट होगा। तो अगर ये इतना ग्राम डिपॉजिट है तो कितना ग्राम डिपॉजिट होगा, सिंपल मैथ से आप सॉल्व कर लोगे। और सिमिलरली आप यहाँ पे देखोगे तो ये प्रोपोर्शन 31.5 है, तो ये 0.43 की जगह 0.41 के आसपास कुछ आ जाएगा। मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा, आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो आपको पता चल गया कौन सा कितने ग्राम डिपॉजिट हुआ। अब क्वेश्चन है कि कितनी देर तक करंट पास हुआ था,
है ना, कितनी देर तक करंट पास हुआ था। बच्चों इस क्वेश्चन को ना फर्स्ट लॉ से भी कर सकते हैं। जब मैं एक्सरसाइज में करा रहा हूँ ना तो आपको फर्स्ट लॉ से भी करके दिखाऊंगा, लेकिन वो थोड़ा लंबा पड़ेगा, इसीलिए आपको सेकंड लॉ यहाँ पे यूज़ करना है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। फर्स्ट लॉ से आप खुद ट्राई करो, नहीं सॉल्व होगा तो जब वो वीडियो आएगी तो आप उसमें देखना किस तरीके से सॉल्व करते हैं, लेकिन ट्राई जरूर करना फर्स्ट लॉ से करने का, क्योंकि अगर फर्स्ट लॉ से आप अगर इस क्वेश्चन को कर पाते हो दैट मीन्स आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ आ गया फर्स्ट लॉ। ओके, तो ये तो सिंपल है, आपको समझ आएगा किस तरीके से। अब क्वेश्चन में ये बोला कि कितने टाइम तक ये चीज़ पास करी गई होगी करंट। अच्छा, बहुत सिंपल है, कितनी देर तक करंट पास की गई होगी। तो जो गिवन है मैं उसी को ले लेता हूँ। मेरे को पता है कि AgNO3, इसको मैं तोड़ता हूँ तो ये किस में Ag प्लस NO3 माइनस में ब्रेक होता है। तो मेरे को पता है कि Ag प्लस को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए न्यूट्रलाइज होने के लिए, है ना, सॉलिड बनने के लिए। तो दैट मीन्स एक Ag प्लस को कितना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एक मोल को कितना चाहिए होगा बच्चों, 1 फैराडे, है ना। एक मोल को कितना चाहिए होगा, 1 फैराडे। और 1 फैराडे में कितना होता है, 96500 कूलम, है ना, 96500 कूलम होता है। तो इसका मतलब हुआ कि 96500 कूलम में कितना डिपॉजिट होगा, 108 ग्राम, जो उसका मोलर मास है ना। तो अगर आपको टाइम कैलकुलेट करना है, ठीक है, आपको टाइम कैलकुलेट करना है, तो सिंपल सी चीज़ है कि आपको क्वेश्चन में क्या है कि आपको ये चीज़, सिंपल सी चीज़ है कि टाइम कैलकुलेट करना है। तो आपको क्या होता है कि Q इक्वल्स टू IT होता है, ठीक है, Q इक्वल्स टू IT होता है। तो आपको चार्ज पता है, आपको कोई एक चीज़ पता होगी, अगर करंट या बेसिकली आपको करंट गिवन है तो आप बेसिकली टाइम कैलकुलेट कर लोगे। आपको पता है कि हाँ कि मेरे को टाइम चाहिए, तो ये ऑब्वियसली किसका मल्टीप्लिकेशन है, ये जो आपका Q है वो Q इक्वल्स टू IT होता है। तो दैट मीन्स करंट इनटू टाइम का मल्टीप्लिकेशन ये वैल्यू। तो आपको कोई भी एक चीज़ पता होगी तो आप टाइम कैलकुलेट कर लोगे कि इस पर्टिकुलर के लिए कितना। तो 108 ग्राम के लिए अगर इतना चाहिए होगा तो सिंपल चीज़ है, 1.45 ग्राम के लिए कितना चाहिए होगा, आप कैलकुलेट कर लोगे कि कितने कूलम चार्ज चाहिए, है ना। अगर आपको पता चल गया कि 1.45 ग्राम जो डिपॉजिट हुआ है, 108 के लिए 96500 चाहिए, तो 1.45 के लिए कितना चाहिए वो आपने कैलकुलेट कर लिया। और जो भी गिवन वैल्यू है, अगर टाइम दिया होता है तो आप करंट कैलकुलेट कर लोगे, करंट दिया होगा तो आप टाइम कैलकुलेट कर लोगे। तो वाइस वर्सा आप कैसे भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, सिंपल है। तो आई होप बच्चों आपको ये चीज़ समझ आई होगी, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ, फैराडेज लॉ ऑफ आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। तो बेसिकली फैराडेज लॉ क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ क्या है, किस तरीके से वो आपके किस तरीके से उसके एक्सप्रेशन आपको हेल्प करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, कि अगर आपको पता है कि कितनी देर तक आपने करंट पास किया तो कितना आपका वेट डिपॉजिट होगा, या अगर सीरीज़ में है तो किस तरीके से आप जल्दी से शॉर्टकट तरीके से इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शन की हेल्प से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि किसी और हाफ सेल पे कितना ज़्यादा वेट डिपॉजिट हुआ होगा। तो आई होप ये सारी चीज़ें बच्चों आपको समझ आई होगी। अगर कोई भी आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसको लिखो, मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बच्चों जरूर करना। थैंक यू, बाय बाय।